हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का नेक्स्ट पार्ट चालू करने वाले हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या है तो वो है रेडिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का टॉपिक जिसका नाम है रेडिएशन। अब ये बच्चों रेडिएशन क्या होती है तो समझ लीजिए, ये है एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इससे पहले भी आपने कुछ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखे होंगे। वो क्या थे? वो थे कंडक्शन, उसके बाद देखा था अपने कन्वेक्शन, और यहां पर हमें देखना है रेडिएशन। तो पहला मोड क्या था बच्चों? तो पहला मोड था कंडक्शन। दूसरा मोड क्या था? दूसरा मोड था कन्वेक्शन। अब यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो है रेडिएशन। तो थोड़ा सा कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल की रॉड है। अब इस मेटल की रॉड को मैं नीचे से हीट सप्लाई करता हूं। अब जैसे ही मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं, क्या होगा? इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इस रॉड के अंदर के मॉलिक्यूल्स, वो गर्म होना चालू हो जाते हैं। और जैसे ही ये गर्म होते हैं, ये क्या होते हैं? अपनी प्लेस पे वाइब्रेट होना चालू होते हैं। अब यहाँ पर वाइब्रेशन से होता है, एक वाइब्रेट हो गया, फिर उसके बाजू का दूसरा वाइब्रेट हो गया, फिर तीसरा वाइब्रेट हो गया, फिर चौथा वाइब्रेट हो गया। ऐसे पूरे के पूरे धीरे 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 वाइब्रेट होना चालू हो जाते हैं। और इससे क्या होता है? इससे हीट ट्रांसफर होने लगती है यहां से यहां पर। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते थे कंडक्शन। अब देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? उसके लिए मैं लेता हूं एक बीकर, और इस बीकर में मैं कुछ लिक्विड डाल देता हूं। समझ लीजिए ये है वाटर। अब यहां पर मैं नीचे से इसको हीट सप्लाई करता हूं। अब जैसे ही मैं इसे यहां पर हीट सप्लाई करता हूं, नीचे के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो हो जाते हैं गर्म। और गर्म होने के कारण क्या हो जाता है? ये ऊपर आने चालू हो जाते हैं। अब ये ऊपर आने चालू हो जाते हैं तो ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आते हैं, और ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है। नीचे वाले गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। अब देखते हैं रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन का एग्जांपल हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे ये सन है और ये हमारी अर्थ है। अब सन बहुत ज्यादा गर्म है तो ये क्या करता है? ये हीट एनर्जी को रेडिएट करता है अपने सरफेस से, और ये एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी रेडिएट होकर कहां तक पहुंचती है? हमारे अर्थ तक पहुंचती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रेडिएशन। कोई भी अगर गर्म ऑब्जेक्ट हो, यानी 2000 डिग्री 3000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, तो वहां से क्या होती है? हीट एनर्जी निकलती है और आजू बाजू की सरफेस के ऊपर गिरते हैं। तो वो क्या होती है? वो उसको हम कहते हैं रेडिएशन। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं रेडिएशन। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन की खासियत क्या है? तो इसको लगता है मटेरियल मीडियम, यानी कंडक्शन होने के लिए या कन्वेक्शन होने के लिए किसी भी तरह का एक मीडियम हमें लगता है। लेकिन रेडिएशन में किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम नहीं लगता है। ये वैक्यूम में भी हो सकता है। रेडिएशन कैन पास थ्रू वैक्यूम, राइट। यहां पर क्या लगता है हमें? मटेरियल मीडियम, और यहां पर किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम नहीं लगता है। अब यहां पर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल गर्म करता है, दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे गर्म करता है, और यहां पर भी क्या होता है? गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल भी नीचे आते हैं। लेकिन रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? ये बहुत ही फास्ट होता है, या ऐसा कहें इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसको हम क्या कहते हैं? फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं रेडिएशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रॉपर्टी मैं दिखाता हूं और उसके बाद उसको समझाता हूं।
अब देखते हैं बच्चों रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दिख रही है हमको, रेडिएशन डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम, यानी रेडिएशन होने के लिए हमें किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। यानी ये जो चीज है रेडिएशन, ये वैक्यूम में भी हो सकती है, ये हमारा पहला पॉइंट बता रहा है। दूसरी है इसकी डेफिनेशन बच्चों, कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, यानी कोई बॉडी है उस बॉडी से कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट हो रही है। क्यों? तो क्यों? इसके थर्मल एनर्जी के कारण, उसके अंदर जो थर्मल एनर्जी स्टोर्ड है उसके कारण कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी हो रही है। कहां से? तो उसके सरफेस से। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये जो एनर्जी होती है ये किस फॉर्म में निकलती है? तो ये जो एनर्जी निकलती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। तो ये क्या है? ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट ऑफ बॉडी दैट एक्सचेंज हीट डज नॉट रिक्वायर। यानी मान लीजिए एक बॉडी यहां पर है, दूसरी बॉडी यहां पर है, ये बॉडी बहुत गर्म है, ये बॉडी रूम टेम्परेचर पे है, तो यहां से यहां पर हीट रेडिएट होने के लिए दोनों का फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये हमारा चौथा पॉइंट कर रहा है। अब पांचवा पॉइंट देखता है, बॉडी इमिट्स रेडिएशन व्हेन दे आर एट हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग। यानी मान लीजिए कोई एक बॉडी है, वो अगर 50 डिग्री पे है और रूम टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री, तो वो 50 डिग्री वाली बॉडी भी क्या करेगी? तो हीट रेडिएट करेगी। यही हमारा पांचवा पॉइंट कहता है। तो इन पॉइंट को नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते। तो बच्चों अभी हमें जो टॉपिक देखना है उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है इंटरैक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी एंड मैटर। यानी मान लीजिए मैंने एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस के ऊपर मैं क्या करता हूं, कुछ हीट एनर्जी को इंसिडेंट कर देता हूं। मान लीजिए ये है Q। अब यहां पर ये सरफेस के ऊपर जब गिरती है तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, इसके ऊपर गिरने के बाद क्या होगा, या तो वो रिफ्लेक्ट होगा या इस सरफेस उसे ऑब्जर्व कर लेगा, ये सरफेस क्या करेगा, उसे एब्सॉर्ब कर लेगा, या इस सरफेस से हीट ट्रांसमिट हो जाएगी यहां पर इस तरह से। ठीक है, यहां पर क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है, यहां पर क्या हो सकते हैं? रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, और यहां पर क्या हो सकते हैं? एब्सॉर्ब भी हो सकते हैं, या तीनों की तीनों कंडीशन हो सकती है। चलो इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इस सरफेस के ऊपर कुछ हीट एनर्जी को हमने गिराया है। अब तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, या वो एब्सॉर्ब हो सकती है, या वो ट्रांसमिट हो सकती है, या इनका कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। राइट? तो जैसे Q को हम क्या कहेंगे? Q को हम कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। QR क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड। QA क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड। और QT क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड। जब किसी सरफेस के ऊपर कोई हीट गिरती है या रेज गिरते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो एब्सॉर्ब हो सकती है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, या वो ट्रांसमिट हो सकती है, या तीनों के तीनों चीजें हो सकती हैं। अब यहां पर हमें ये इस तरह का एक इक्वेशन मिलता है। अगर इस इक्वेशन को मैं Q से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Q डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। अब यहां पर मर गया, 1 इज इक्वल टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस
QT अपॉन Q। अब यहां पर ये जो QA अपॉन Q है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। इसके और भी नाम है, थोड़ी देर में हम देखेंगे। QR अपॉन Q क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्टेंस भी कहा जाता है। और यहां पर QT अपॉन Q ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ये हो जाता है। अब यहां पर बच्चों QA अपॉन Q की जगह पे मैं A डाल सकता हूं, QR अपॉन Q की जगह पे मैं R डाल सकता हूं, QT अपॉन Q की जगह पे मैं TR डाल सकता हूं। अगर मैं ऐसे डालता हूं तो 1 इज इक्वल टू A प्लस R प्लस TR आ जाएगा। अब ये जो है बच्चों, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये जो तीनों चीजें हैं बच्चों, ये रेशो होने के कारण ये डायमेंशनलेस है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, पहले इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों अभी हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, और इनको अब किस किस नामों से और बुलाते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, जिसको हम एब्सॉर्प्टिव पावर या एब्सॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। इसको नोट किया जाता है ए से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट, यानी जितने भी सरफेस के ऊपर हीट इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, उसमें से कितना अमाउंट वो एब्सॉर्ब कर लेती है, उसी को हम कहते हैं एब्सॉर्प्टिविटी। अब ये दिखाती है ए से। अब A इज इक्वल टू QA अपॉन Q होता है। ये हो गई बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन। अब देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को। इसको और एक नाम है, वो क्या है? रिफ्लेक्टेंस, और इसको दिखाया जाता है R से। अब इसकी क्या डेफिनेशन है ये भी देख लेते हैं। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द टोटल एनर्जी, यानी जितनी भी हीट एनर्जी उसके ऊपर गिर रही है उसमें से कितने अमाउंट में वो ट्रांसफर होती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। अब ये जो दिखाया जाता है ये R से दिखाया जाता है। R इज इक्वल टू QR अपॉन Q ये होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस ये भी देख लेते हैं, जिसको T या TR से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड टू टोटल एनर्जी इंसिडेंट, यानी जितनी भी एनर्जी उसके ऊपर गिर रही है उसमें से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होती है, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेंस। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अभी AR और TR के बेसिस पे कितने तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम केस 1। केस 1 में हमने क्या लिया है? A इज इक्वल टू 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या है? 0 है। R इज इक्वल टू 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है? 0 है। और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन वो क्या आ रहा है? वो A1 आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस के ऊपर कुछ रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, ये यहां पर कुछ इंसिडेंट हो गई। अब जितने हीट एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो सबकी सब ट्रांसमिट हो जाएगी, ना तो कुछ एब्सॉर्ब होने वाला है ना ही कुछ रिफ्लेक्ट होने वाला है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे केस 1, जिसके अंदर
पूरी की पूरी जो हीट एनर्जी उस सरफेस के ऊपर गिर रही है, वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो रही है, तो वो ट्रांसमिट हो रही है, ना तो कुछ एब्सॉर्ब हो रहा है, ना ही कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्चुअली इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर, परफेक्ट ट्रांसमीटर कह सकते हैं। ठीक है, अब केस 2 की तरफ चलते हैं। अब हमने कुछ सरफेस लिया जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कुछ हीट एनर्जी को इंसिडेंट कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। अब यहां पर क्या है, A इज नॉट इक्वल टू 0 है, R इज नॉट इक्वल टू 0 है और TR इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी अगर इस सरफेस के ऊपर हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो उसमें से कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम हमारी केस 2 कहेंगे। ऐसा जो सब्सटेंस होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं डायथर्मस सब्सटेंस। क्या कहते हैं उसे, डायथर्मस सब्सटेंस। ठीक है, अब चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में क्या हो रहा है, TR इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कितना आ गया बच्चों, तो वो आ गया 0। अब यहां पर A और R क्या आ गया, 1 आ गया, यानी एब्सॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ये आ गया, इनका एडिशन 1 आ गया है और ट्रांसमिशन है 0। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं अथर्मनस सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस कहते हैं, अथर्मनस सब्सटेंस कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर से कोई ट्रांसफर हीट नहीं होगी, है ना, उससे पास नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अथर्मनस सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कोई भी मेटल प्लेट है, उसके ऊपर से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, है ना, आर पार नहीं जाएगी, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम अथर्मनस सब्सटेंस कहेंगे। यहां पर इसका एग्जांपल क्या आएगा बच्चों, यहां पर अगर आपका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एब्सॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, तो एग्जांपल क्या आएगा, एग्जांपल आएगा ग्लास आएगा, क्वार्ट्ज आएगा, ये इसके एग्जांपल आएगा। इसका बच्चों कोई एग्जांपल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां का एग्जांपल क्या आएगा, यहां का एग्जांपल आएगा वाटर वेपर, वाटर वेपर। ठीक है, और क्या एग्जांपल आएगा, मेटल, ये भी एक एग्जांपल है। अब चलते हैं केस 4 की तरफ। केस 4 में क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसमिशन 0 है, एब्सॉर्प्शन 0 है, रिफ्लेक्शन 100% है। यानी अगर किसी सरफेस के ऊपर हम हीट एनर्जी को इंसिडेंट कर देते हैं तो कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा, जो भी होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितना भी गिरेगा उतना का उतना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारी केस 4 है, जहां पर रिफ्लेक्शन 100% है। इसके कारण हम क्या कहेंगे, इसको परफेक्ट रिफ्लेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट ट्रांसमीटर। अब चलते हैं बच्चों केस 5 की तरफ। यहां पर रिफ्लेक्शन 0, ट्रांसमिशन 0, एब्सॉर्प्शन 100%। यानी हमने क्या किया है, हमने एक ऐसी बॉडी ली है जिसके ऊपर हीट इंसिडेंट करते ही, हीट एनर्जी गिरते ही वहां पर ना तो किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा, ना ही किसी प्रकार का ट्रांसमिशन होगा, पूरा का पूरा एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, या फिर इसे कहते हैं परफेक्ट एब्सॉर्बेंट। क्या कहेंगे इसको, परफेक्ट एब्सॉर्बेंट। तो बच्चों ऐसा हमारे यूनिवर्स में तो कोई केस नहीं है, लेकिन हम कुछ लैम्प ब्लैक या फिर कहो प्लैटिनम ब्लैक, इनको हम कंसीडर करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं। लेकिन वहां पर भी 97%
हीट ही एब्सॉर्ब होती है, 3% वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बच्चों, यहीं पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आपको आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर नहीं आया तो किस तरह से मैं इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ वो मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।